नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। पटना के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के राजा बाजार में अपराधियों ने पारस अस्पताल में घुसकर एक मरीज को गोली मार दी। पहले वो आपको सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं। मरीज को 3 से 4 गोली मार दी जाती है और गोली लगने से कैदी चंदन मिश्रा की मौत हो गई। घटना के बाद अस्पताल में अफरा तफरी का मंजर देखने को मिला। वही घटना की सूचना मिलते ही शास्त्री नगर राजीव नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि मृतक चंदन कुमार उर्फ चंदन मिश्रा, जो पूर्व में हत्या के आरोप में बेउर जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था और तबियत खराब होने के बाद पैरोल पर बाहर निकला। इसके पूर्व भी पटना में एक निजी अस्पताल में घुसकर अस्पताल संचालिका की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने और शूटरों की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। पुलिस ने टेक्निकल टीम पारस हॉस्पिटल के कंट्रोल रूम में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। घटना को अंजाम देने के लिए अपराधियों की संख्या 4 से 5 बताई जा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक एक अपराधी कैसे अस्पताल के अंदर सरेआम घुसता है और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर मौके से फरार हो जाता है। आप समझ सकते हैं कि ये पारस हॉस्पिटल पूरी तरह से एक हॉस्पिटल के अंदर ये अपराधी बेखौफ अंदर जाते हैं। देख सकते हैं आप, पहला आरोपी पहले अंदर जाता है, दूसरा आरोपी और पिस्टल तानते हुए अंदर घुसते हैं। चारों आरोपी, पहला घुसता है, फिर दूसरा घुसता है, फिर एक एक करके अपनी पोजीशन लेकर गोलियों की तीसरा आरोपी भी अंदर घुसता है और ये चौथा आरोपी। ये कोई फिल्मी सीन नहीं आप देख रहे हैं, ये पारस हॉस्पिटल की वो घटना है वो जिससे पूरा बिहार दहलता हुआ नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि 2 अपराधी इमरजेंसी गेट से और 2 ओपीडी गेट से अंदर आए थे। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, लेकिन ये जो मंजर है, ये जो तस्वीरें हैं वो वाकई डरा देने वाली है कि क्या कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से बिहार में ध्वस्त हो चुका है। ये महाजंगल राज है। अभी तक हम जिक्र करते थे जंगल राज की, ये महाजंगल राज है। जो ये तस्वीरें हैं, ये कोई पिक्चर की तस्वीरें नहीं है। आपने सीरीज में ऐसे सीन जरूर देखे होंगे, लेकिन ये बिहार के सबसे बड़े और नामी ग्रामी हॉस्पिटल पारस अस्पताल की ये तस्वीरें, ये हर किसी को पैरों के तले जमीन खिसकाने वाली तस्वीरें हैं। एक पहले आरोपी अंदर जाता है, दूसरा अपना पोजीशन लेता है, तीसरा गोली तानते हुए कैसे सरेआ हॉस्पिटल के अंदर घुस जाता है। ये तस्वीरें वाकई बिहार की, जो पटना के पारस अस्पताल की तस्वीरें हैं, वो अपने आप में डराने वाली तस्वीरें हैं। ये मंजर खौफनाक है। ये सवाल है सिस्टम से कि आखिरकार बिहार में कौन सुरक्षित है। एक तरफ चुनावी बोर्ड में फ्री फी का ऐलान किया जा रहा है, क्या वहां पर कानून व्यवस्था दुरुस्त है, उसकी बात क्यों नहीं की जा रही है? तमाम ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं। नीतीश कुमार बिजली फ्री करने का तुरंत ट्वीट कर देते हैं, लेकिन अपराधियों पर लगाम लगने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? क्या उसके लिए नीतीश कुमार ट्वीट करेंगे? यह बड़ा सवाल है। तो बड़ी अपडेट हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसके बाद कहीं ना कहीं पूरा बिहार दहलता हुआ नजर आ रहा है। ये तो सिर्फ झांकी थी, अब आपको बताते हैं कैसे महाजंगल राज बिहार में चल रहा है। बिहार में इन दिनों अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। हत्या, गोलीबारी और सुपारी किलिंग जैसी वारदातों से लोग डरे सहमे हुए हैं। राज्य के कई जिलों में पिछले कुछ महीनों में सीरियल मर्डर के सामने आ रहे मामले डराने वाले हैं, और ऐसे में जब आम जनता सुरक्षा को लेकर सवाल पूछ रही है, तब बिहार पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी का बयान चर्चा का विषय बन जाता है। वो बयान आपको पहले सुनाते हैं। मई जून जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज़्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है। परंतु आप लोग के द्वारा, प्रेस के द्वारा हत्या पर हत्या, कुछ इस वर्ष चुनाव भी है तो राजनीतिक दलों के द्वारा भी इस पर ज़्यादा नज़रिया दिया गया है।
तो उसको लेके भी हम लोग चिंतित थे कि हाँ, नवयुवक ज्यादा पैसा के लिए कि आखिर ये कैसी बयानबाजी है, ये कैसी जिम्मेदारी है, ये कैसी जवाबदेही है अपने कमजोरियों का ठीकरा किसान और युवा पर फोड़ने वाली ये अधिकारी शायद भूल जाते हैं कि जब वो वर्दी पहन रहे थे तो उन्होंने प्रदेश की कानून स्थापित करने की प्रतिज्ञा ली थी, ना कि बहाने गिनाने की। पटना के पौष इलाके में स्थित एक बड़े अस्पताल में शुमार, वहां पर बेखौफ अपराधी अंदर घुसते हैं और अपनी कारनामों को अंजाम देकर अपने बकायदा स्थान पर पहुंच जाते हैं। दर्शाता है ये बिहार में कानून के नुमाइंदे कितने लाचार हैं। ज्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज़्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है। परंतु आप लोग के द्वारा, प्रेस के द्वारा हत्या पर हत्या, कुछ इस वर्ष चुनाव भी है तो राजनीतिक दलों के द्वारा भी इस पर ज़्यादा नज़रिया दिया गया है। तो उसको लेके भी हम लोग चिंतित थे कि हाँ, नवयुवक ज़्यादा पैसा के लिए। तो वहीं इस मामले में सियासत भी देखने को मिल रही है। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने अब क्या कहा, अब आपको वो बयान सुनाते हैं। पूरा सुरक्षित डॉक्टर, अब कुछ बाकी है बिहार में। 200 मीटर पर हेडक्वार्टर, बगल में थाना और उस कैदी के साथ 12 राइफल और उसके बाद डॉक्टर पर क्या बच गया? कुछ बच गया है सर, कुछ बच गया है। बिहार के 13 करोड़ लोगों के जीवन पर हमला। बस इन नेताओं का सिर्फ नेतागिरी बच गई है। ये लोग पैसे के बदौलत नेतागिरी करेंगे, फिनिश कर देना चाहिए। कब चलेगी की गोली? जाति के आधार पर अपराधी का चयन होता है, गलत इनकाउंटर करते हैं, गलत शूटर बताता है और ये लोग शूटर को बचाते हैं। सेल का गठन हुआ है, गैंगवार हो गई है, गैंगवार। कौन सा शासन? ये कोई शासन बचा है? अब भी कोई शासन है? बताया जा रहा है। लखीसराय में जाके ये माफिया राज खत्म कर रहे हैं। वो बोल रहा है माफिया, अरे माफिया को पालते हो और माफिया राज खत्म करते हो। नीतीश कुमार तो सरकार चला नहीं रहे। नीतीश कुमार तो लगभग सो चुके। अब ये सरकार चला रही है बीजेपी और हेडक्वार्टर के पदाधिकारी। अभी मैं गवर्नर हाउस आ रहा हूँ, गवर्नर साहब मुझे बुलाए हैं। अभी तुरंत मैं गवर्नर साहब से मांग करूंगा कि अब राष्ट्रपति शासन लगा दें। तो अब ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाते हैं महाजंगल राज कैसे फैला है बिहार में। 1 जुलाई युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी जाती है। एक के बाद 2 जुलाई बीतता है कि 3 जुलाई को कारोबारी समेत पति पत्नी की हत्या कर दी जाती है। 4 जुलाई को गोपाल खेम का हत्याकांड, जी हां, सबसे प्रचलित हत्याकांड सामने आता है। 6 जुलाई को नालंदा में 2 बच्चों की हत्या कर दी जाती है। यह ग्राफ बढ़ता ही जाता है। 7 जुलाई आता है, इंजीनियर, किसान सहित 5 लोगों की हत्या हो जाती है। 10 जुलाई को कारोबारी रमाकांत की हत्या। तो कारोबारी, किसान, युवा, महिला, कोई भी बिहार में सुरक्षित नहीं है। पप्पू यादव पूछ रहे हैं कि क्यों ना बिहार में इमरजेंसी लगा दी जाए, राष्ट्रपति शासन क्यों ना लगा दिया जाए अगर आपसे शासन नहीं संभल रहा है। तो जिस प्रकार से यही भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार जब ममता सरकार से सवाल पूछती है, जब वहां पर पूरी तरह से कानून व्यवस्था धाराशाही होती है, तो अब यही सवाल विपक्ष सत्ता पक्ष से पूछ रहा है कि क्यों ना वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। पप्पू यादव कह रहे
है कि हम अभी मुलाकात करेंगे और राष्ट्रपति शासन की बात करेंगे, लेकिन चुनावी साल में ये कैसा माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, ये कैसी घटनाएं आ रही है, और सबके बीच सबसे बड़ा सवाल एडीजी के बयान का क्या इशारा था। हमारे साथ पैनलिस्ट की मौजूदगी है, उनका परिचय कराएंगे, पर चर्चा में चलते हैं। जेडीयू से आशीष बलिदानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी से शशांक रंजन और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ अनिल जी जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन आशीष बलिदानी जी, क्यों ना राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए बिहार में, कानून व्यवस्था नहीं संभल रही है, पप्पू यादव कह रहे हैं। नेतागिरी हो रही है, बिल्कुल सच है। विपक्ष है वो नेतागिरी भी कर रहा है। जब विपक्ष सत्ता में था तो उनके समय में क्या होता था प्रदेशवासियों से छुपा हुआ नहीं है। 90 के दशक में स्वयं पप्पू यादव जी किस तरीके से पूरे बिहार में फेमस थे, ये भी पूरे बिहार के लोग जानते हैं। इसलिए उनकी बातों पे मैं कोई प्रतिक्रिया देना नहीं चाहता हूँ। हम भी नहीं चाहते उन बातों पर आप प्रतिक्रिया दीजिए, लेकिन ये पारस हॉस्पिटल पे ही पहले प्रतिक्रिया दे दीजिए। देखिए, मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि विगत कुछ दिनों में जो आपराधिक घटनाएं घटी है वो निश्चित तौर पे चिंताजनक है, लेकिन आपको इस बात को भी समझना होगा कि चुनावी साल है और इस चुनावी साल में जब विपक्ष हताश और निराश है, उन्हें ये डर सता रहा है कि वे क्लीन बोल्ड होने जा रहे हैं और एक किसी न किसी रूप में इसको भी ये देखना जरूरी है कि अभी भी क्यों आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है। आज नीतीश कुमार कोई नया शासन नहीं कर रहे हैं, लगातार 19 वर्षों से 20वां वर्ष पूरा होने वाला है, 20 वर्षों से शासन है। क्या इस प्रकार का कोई रिकॉर्ड पिछले किसी भी शासन काल में आप लोगों ने देखा? लेकिन आज जब यह स्थिति बन रही है तो कहीं न कहीं ये संदेश तो पनपता ही है। बिल्कुल, लेकिन आशीष जी, सरकार आपका, प्रशासन आपका, डबल इंजन की सरकार आपकी चल रही है, विपक्ष पे कैसे सवाल? रोकिए ना आप इन घटनाओं को। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी जो भी घटनाएं घट रही है, ना तो यह रंगदारी के लिए घट रही है, ना तो यह अपहरण हो रहा है, ना किसी भी प्रकार का कोई क्राइम हो रहा है। यह अगर हो रहा है तो आपकी रंजिश, अभी आज जो घटना घटी है, कहीं न कहीं मैंने न्यूज चैनल पे देखा है कि जिसकी हत्या हुई है वो बहुत बड़े अपराधी थे, तो कहीं न कहीं आपकी रंजिश में इस प्रकार की घटनाएं, निजी अस्पताल में इस प्रकार की घटना हुई है, निजी अस्पताल में सिक्योरिटी की क्या इंतजाम थी, ये सभी पहलुओं पे अध्ययन करने की आवश्यकता है। सिर्फ सरकार पर उंगली उठाना, सरकार के कामकाजों पर उंगली उठाना, ये विपक्ष का काम रह गया है। लेकिन नीतीश कुमार के शासन काल में कोई भी अपराधी नहीं बचे हैं। सब सरकार आपकी है, तो क्या मैं विपक्ष से सवाल पूछूं बैठ के? जो रंग दे रहे हैं और जो विपक्ष के लोग हैं, और विपक्ष के लोग सिर्फ नेतागिरी कर रहे हैं। आने वाले समय में नीतीश कुमार जी ने पहले भी किया है और फिर करेंगे। कोई भी अपराधी बचने वाला नहीं है। दूध का दूध, पानी का पानी होगा, अपराधियों का स्थान सलाखों के भीतर होगा। और ये लोग जो जाल बिछा रहे हैं, बिहार की जनता समझ रही है कि किनके हाथों में बिहार सुरक्षित है, किनके हाथों में बिहारवासी सुरक्षित है, बिहार का भविष्य किनके हाथों में सुरक्षित है। कितना भी भ्रम जाल फैला ले, कितना भी लोगों के सामने इस प्रकार का चीज दिखा ले, बिहार की जनता भटकने वाली नहीं है, क्योंकि सुशासन का प्रतीक नीतीश कुमार है और आगे भी रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। शशांक जी, वो कह रहे हैं संयोग है या प्रयोग, विपक्षी दल एजेंडा फैला रहे हैं, लेकिन ये किसान और युवाओं को ठीकरा फोड़ दे रहे हैं एडीजी वहां के ऐसे बयान देने पे, प्रशासन स्तर पर ऐसे बयानबाजी। में बैठे सभी साथियों को मेरा प्रणाम। मैं बताना चाहूंगा कि यह जो बिहार में घटनाएं हो रही है और लगातार हो रही है, आज भी हुई है, यह बिहार की छवि को धूमिल करती है। बिहार की जनता आज शर्मसार है कि बिहार की सरकार, बिहार में शासन और प्रशासन के माध्यम से उन्हें सुरक्षा नहीं मिल पा रहा है। बिहार में जिस प्रकार से आए दिन घटनाएं हो रही है, हत्या का मामला सामने आ रहा है या अन्य प्रकार के भी मामले सामने आ रहे हैं, मैं इसकी निंदा करता हूं। और बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार है, जिसमें भाजपा, जदयू जैसी पार्टियां शामिल है मुख्य रूप से, और
जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव जी के सरकार को इन लोगों ने बदनाम किया था, आज इनकी असलियत सामने आ रही है और जनता तैयार है। यह चुनावी वर्ष है और जनता जब इंसाफ सुनाती है तो ऐसे तत्वों की सल्तनत उखाड़ फेंकी जाती है और बिहार की जनता एक बार फिर से ऐसे लोगों को सल्तनत से हटाने के लिए मैं समझता हूं तैयार हैं। और आने वाले समय में एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में, कांग्रेस पार्टी की अगुवाई में बिहार में अमन चैन बहाल होगी। उस कांग्रेस पार्टी के द्वारा अमन चैन लाया जाएगा जिस कांग्रेस पार्टी के दौर में बिहार का मान सम्मान था। बिहार को जो है विश्व पटल पर बुद्धिजीवी क्षेत्र के रूप में जाना जाता था, जिस बिहार की गौरव गाथा देश में सबसे अधिक IPS देने का रहा है, उस बिहार की छवि आज आपराधिक गतिविधियों में बढ़ती जा रही है, जो कि बिहार के लिए शर्म का विषय है। न केवल बिहार के लिए बल्कि बिहार की सत्ता में बैठे लोगों को भी शर्म आनी चाहिए कि आज उनके शासन रहते बिहार की छवि न केवल राष्ट्र मंच पे बल्कि विश्व मंच पे धूमिल हो रही है। और ऐसे में प्रशासन की ओर से जिस प्रकार का बयान आ रहा है, वे किसानों और युवाओं को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मैं इसकी भी निंदा करता हूं। ठीक है, मैं अनिल जी के पास जाऊंगी। मैं राजनेता तो राजनीति अपनी करेंगे, लेकिन अनिल जी मैं आपसे समझना चाहूंगी। आप देख सकते हैं कि पारस हॉस्पिटल है, सरेआम 4 लोग घुसते हैं, अपनी घटना को अंजाम, अपनी वारदात को अंजाम देते हैं और सुरक्षित चले जाते हैं। ये कैसी स्थिति बन गई है भाई? देखिए, आज का जो अपराध है, अस्पताल में जो अपराध है, वो निश्चित रूप से ऑर्गेनाइज क्राइम है। इसे कहा जा सकता है कि नियोजित तरीके से हत्या को अंजाम दिया गया है। ये सही बात है कि आप हत्याओं को रोक नहीं सकते क्योंकि हत्याएं अचानक होती, लेकिन वो कैसी? अपराधियों की नहीं। वो जिसे एक पिछले दिनों घटना बिहार में हुई कि माँ बाप ने मिलकर बेटी को गला दबा दिया, मर गया, या खेती बाड़ी में जो झगड़ा हो गया, मर गया, वो ऑर्गेनाइज अचानक होता है, ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं होता है। लेकिन जो ऑर्गेनाइज क्राइम है उसको रोकना सरकार का काम है, पुलिस प्रशासन काम है, गृह मंत्रालय का काम है, राज्य के। तो इसमें तो पूरी तरह से फेल्योर नजर आ रहा है। लेकिन आप हैरान कर देने वाला तो ये बयान है ADG का सबसे ज्यादा। देखिए, वो ये सही में हैरान करने और हंसी का भी है। आप कह रहे हैं कि अप्रैल मई जून में मतलब किसान खाली हो जाते हैं। भाई, अप्रैल में गेहूं कटता है, मार्च के बाद अप्रैल तक अमूमन गेहूं कटता रहता है, उसके बाद मई में। और सबसे बड़ी बात है, खाली होगा तो किसान हत्या करेगा क्या? किसान खाली होगा तो अपराध करेगा? किसान उसके बाद अपनी तैयारी में लग जाता है या कहीं उसका अन्य प्रोग्राम होता है, उस मई जून में शादी ब्याह में लगता है। ये तो मतलब हास्यास्पद बयान है पूरी तरीके से। लेकिन एक बयान मैं और कहूँगा, जो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उन्होंने कहा था कि भाई हत्याओं को अचानक जो हो रही है उसको रोका नहीं जा सकता, बात सही है। लेकिन आप ऑर्गेनाइज क्राइम को तो रोक सकते, संगठित अपराधों को तो रोक सकते हैं। ये इस समय अचानक बाढ़ जैसी आ गई है बिहार में, अपराधों की देखा जाए तो बाढ़ आ गई है और हत्याओं का तो जैसे सिलसिला शुरू हो गया है। और ये सरकार के लिए चिंताजनक नहीं, ये जनता देख रही है। जनता भी अगर देखा जाए तो डर का माहौल, भाई इस तरीके से सीधे सीधे लहराते हुए 4 लोग घुसे जा रहे हैं अस्पताल में, ये तो सीधा सीधा है कि आप जनता जो देख रही हो क्या सोच रही हो कि कभी कहीं किसी गोली मार सकता है। तो ये तो पुराने दिनों की याद आने लग जाएगी ये जनता को। बिल्कुल, इससे बचना चाहिए। आशीष जी जवाब दीजिए। पुराने दिन पूरी तरह से आगे छवि के तौर पर देखने को मिल रहे हैं। जो हो रही है, प्लानिंग के साथ घटनाएं हो रही हैं, इसे प्रशासन को रोकना चाहिए। मैं इनसे यह पूछना चाहता हूँ कि जो अपराधी प्लानिंग करते हैं तो वो प्लानिंग किसके बीच करते हैं? क्या प्रशासन के बीच करते हैं, सरकार के बीच करते हैं? आखिर सरकार और प्रशासन को इसकी सूचना कैसे मिलेगी? अगर ये महाशय प्लानिंग करे मुझे मारने की और मुझे आकर मार दे, तो इससे सूचना कैसे मिलेगी सरकार? ये इनके मन में है कि ये मुझे मारेंगे, इनके मन में है, इनके मन के बातों को कैसे जान ले सरकार और प्रशासन, और ये आके मुझे मार दे। अब इसमें आप सरकार को दोष दीजिएगा, ये सही नहीं है। इस प्रकार की जो घटनाएं घट रही है, इस प्रकार की घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है? ये आकर न्यूज चैनल पे बोल रहे हैं, सहानुभूति बटोर रहे हैं, लोगों के भावनाओं को अपने तरफ आकर्षित कर रहे हैं, लेकिन ये बताने का तो थोड़ा कष्ट करे ना कि इस प्रकार के जो नियोजित घटनाएं हो रही हैं
ये कैसे प्रशासन के बीच इसकी खबर पहुंचेगी, सरकार के बीच पहुंचेगी और सरकार वहां तक पहुंच जाएगी? ये जो ऑर्गेनाइज क्राइम है, जो जिस तरीके से हत्याएं हो रही हैं, आज की घटना आप बताइए ना, आज की जो घटना है वो क्या है? वो नियोजित अपराध है कि एक अपराधी दूसरे अपराधी को मार अस्पताल में भर्ती है। आखिर अगर अपराधी है जैसा कि आप बता रहे थे, तो क्या उसकी सुरक्षा व्यवस्था भी नहीं पुलिस को करनी चाहिए थी कि अपराधी भी मारा जाए तो उसका भी एक होता जीवन है। निजी अस्पताल में निजी अस्पताल था, निजी अस्पताल में तो सवाल तो है ही कि निजी अस्पताल की सुरक्षा कर्मी कहाँ है? निजी अस्पताल में जब सीसीटीवी कैमरा लगा है तो सीसीटीवी कैमरा के निगरानी में जो सुरक्षा कर्मी या जो भी टेक्नीशियन है वो कहाँ है? ये सवाल तो है, और जो भी दोषी होंगे उस पर सरकार कार्रवाई करेगी। नीतीश सरकार शशांक जी, अगर अपराधी अपराध कर रहे हैं उन पर कार्रवाई भी हो रही है, सुशासन की सरकार है भाई, कोई सवाल ना पूछो भाई। शशांक जी, विपक्ष सत्ता में आने के लिए सिर्फ इस सरकार का जरूर भाई विपक्ष को आप क्यों दोष दे रहे हैं? सरकार आपकी, शासन आपकी, डबल इंजन की सरकार आपकी, पूछी जा सकती है। रुकना होगा ये भी। लोग सवाल नहीं किए हाँ, जा शशांक सकते है। हैं। ये लोग पाक लोग हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग सिर्फ राजद और कांग्रेस जैसी पार्टियों में मिलते हैं। इसलिए जदयू और भाजपा के लोगों से सवाल किया ही ना जाए तो बेहतर है। इनका शासन सर्वश्रेष्ठ है। मैं तो एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि जिस बिहार की पहचान कांग्रेस राज में सबसे अधिक आईएएस और आईपीएस देने के लिए हुआ करता था, आज इसी बिहार की पहचान आपराधिक गतिविधियों के लिए बनती जा रही है, जिसे सुनकर हमें शर्म आती है। पार्टी ने तो देश को दो टुकड़ों में बांट दिया। क्या जरूरत थी कांग्रेस पार्टी को भारत का विभाजन करने का? कांग्रेस पार्टी ने तो हिंदू और मुसलमान की खाई को बढ़ा दिया है। हिंदू और मुसलमान ऐसा आपका जिस भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन है, इसी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री रहे, देश के प्रधानमंत्री रहे अटल जी ने कहा था देश का बंटवारा अंग्रेजों और साम्राज्यवादियों की चाल थी। फिर आप यह कैसे आरोप लगा सकते हैं कि देश का बंटवारा कांग्रेस पार्टी ने करवा दिया? ठीक है, ठीक है। लास्ट कमेंट आपका ही लूंगी अनिल जी। लगातार विपक्षी दल ये आरोप लगा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने बिहार सरकार को हाईजैक कर लिया है, और एक मांग उठाई गई है पप्पू यादव जी की ओर से कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। इन दोनों पर थोड़ा सा विस्तार से चर्चा। देखिए, राष्ट्रपति शासन, अब चुनाव नजदीक है, राष्ट्रपति शासन केंद्र में लगाना, और केंद्र में जिसकी सरकार है वही वहाँ बिहार में भी सरकार है, तो ये तो मांग है, तो देखा जाए तो सियासी मांग है। इसमें कोई बहुत ज्यादा मुझे लगता कि अमल में नहीं ला सकता, और वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। एक चीज महत्वपूर्ण जो आपने पूछा कि जी देखिए, पप्पू यादव ने क्या कहा कि नीतीश कुमार सो रहे हैं और भाजपा चला रही है, यानी आरोप भाजपा पर लगाए जा रहे हैं। सीधा सीधा भाजपा पर। यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, अगर चुनाव के बाद जरूरत पड़ी राजद को, नीतीश कुमार की, राजद वाले भी नीतीश कुमार को इसमें बचा के चल रहे हैं, आप देखिए पूरे माहौल में, तो जरूरत पड़ी तो भाई नीतीश चाचा को बचाए रखेंगे, तभी तो काम आएगा। वरना अगर उनको भी खिलाफ कस के बोलेंगे, जोरदार बोलेंगे, तो लगे वो नहीं आएंगे। तो यहाँ ये भी चल रहा है कि भाजपा को घेरो, भाजपा को घेरो, नीतीश को छोड़ो। निश्चित तौर पर बहुत बढ़िया विश्लेषण आपने किया। आप सभी पैनलिस्ट का मैसेज जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो पटना के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के राजा बाजार में अपराधियों ने जो घटना को अंजाम दिया, तो एक बार फिर से पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त नजर आ रही है बिहार की। खबर दोपहर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहे प्राइम टीवी।